जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। देखिए बच्चा, लास्ट टाइम हिस्ट्री की क्लास में क्लास नंबर 7 मैंने आपको कराया था। और अच्छा, एक बात का आप ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आप क्लास लेने आएँ या क्लास का आपका टाइम हो गया हो तो याद रखेंगे आप लास्ट क्लास जो मैंने आपको कराया था उसको रिवाइज़ करके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, हमारी हिस्ट्री की क्लास में काफ़ी हमको मज़ा आ रहा है, लेकिन इस मज़े को बरकरार रखने के लिए ध्यान रखेंगे आपको एक एक कहानी आपके माइंड में रखनी होगी, है ना बच्चा। चाहे वो हुमायूं से रिलेटेड हो, चाहे वो लोधी वंश से रिलेटेड हो, चाहे वो तुर्कों के आक्रमण से रिलेटेड हो, चाहे वो महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, औरंगजेब, सभी के बारे में आपको एक कहानी रूप में आपको चीज़ें याद रखनी होंगी। जिस प्रकार से आप कोई मूवी देखते हैं ना, वो आपके दिमाग में छप जाती है, बिल्कुल ऐसी जो भी मैं आपको बातें बताऊंगा उसको आपको बार बार रिवाइज करते रहना है, जिससे आप बातों को छूट ना पाए, है ना। देखिए जरा, आज बात करने वाले हैं दोस्तों हम मुगल डायनेस्टी के बारे में, मुगलों के साम्राज्य का उदय कब हुआ। तो दोस्तों याद रखेंगे, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था लोधी वंश और अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, है ना बच्चा। तो याद रखेंगे आप 1517 से 1526 तक कौन रहा? इब्राहिम लोधी रहा। एक सामान्य सा जीवन उन्होंने व्यतीत किया और आखिर में आके याद रखेंगे उन्हीं के रिश्तेदार दौलत खां लोधी ने किसको उठा करके लेके आए? बाबर को उठा करके लेके आए और उनसे युद्ध लड़वाकर उनको हरा दिया, और यहाँ पर नाम हो जाता है मुगल साम्राज्य का उदय। और उदय की अगर हम बात करें तो संस्थापक याद रखेंगे आप, फाउंडर इसके बन जाते हैं बाबर। बाबर इसके साम्राज्य बन जाते हैं। तो याद रखेंगे, अगर हम बात करें बाबर के बचपन का नाम तो याद रखेंगे बच्चा मोहम्मद जहीरुद्दीन। बात समझ में आ रही है भैया? और याद रखेंगे इनका शासनकाल, अगर मैं इनके शासनकाल की बात करूं तो बहुत ही कम शासनकाल 1526 से 1530 रहा, लेकिन जितना भी रहा बच्चा लाजवाब रहा। जी हाँ, याद रखेंगे जितना भी शासनकाल रहा बहुत ही ज़्यादा लाजवाब रहा। इसका प्रमाण यहाँ से मिलता है कि इन्होंने 4 वर्षों में बेटा, याद रखेंगे बच्चा, 26 से 30 तक मात्र एक छोटा सा काल रहा 4 वर्षों का, और इन 4 वर्षों में इन्होंने अपनी जिंदगी के खतरनाक 4 युद्ध लड़े, है ना। चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, सभी युद्ध इसके अंदर आने वाले हैं। और चारों के चारों युद्धों में इन्होंने याद रखेंगे जीत हासिल की बच्चा। चाहे वो राणा सांगा के सामने लड़े हों, है ना, चाहे नुसरत जहाँ के सामने लड़े हों। बात समझ में आ गई? चारों में इन्होंने जीत हासिल की। और चले जरा आगे, अब आगे की बात करते हैं, इनके जन्म से स्टार्ट करते हैं बात को। तो याद रखेंगे इनके जन्म की अगर मैं बात करूं तो 14 फरवरी 1483 को इनका जन्म होता है बच्चा। समझ में आ गई बात? और याद रखेंगे, देखो एक बात और ध्यान रखेंगे, चलो इसको देखो पहले आप, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, फिलहाल आप इन बातों को देख लें जरा। जन्म समझ में आ गया बच्चा। उसके बाद पिता की अगर मैं बात करूं, उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा। और आगे की बात करेंगे दोस्तों, जन्म स्थान जो था वो कहाँ था? फरगना, जो कहाँ है आज? उज्बेकिस्तान में है। जी हाँ, वहीं की पैदाइश थे ये, उज्बेकिस्तान में। समझ में आ गई बात बच्चा? देखें जरा, अब बात करेंगे दोस्तों, अगर मैं बात करूं, देखें जरा यहाँ से आगे की अगर मैं बात करूं, देखेंगे जरा 4 वर्षों का समय इन्होंने कैसे कैसे बिताया इसके बारे में देखते हैं। इससे पहले की अगर मैं बात करूं दोस्तों, याद रखना बाबर ने सबसे पहले समरकंद जीता था। क्या जीता था बच्चा? याद रखेंगे 1497 में समर। देखो बच्चा, जन्म कब हुआ? 1483, है ना। और पहली लड़ाई कब लड़ दी इन्होंने? एक छोटी सी उम्र में 1497 में। दोस्तों याद रखेंगे 11 वर्ष की उम्र में,
मात्र 11 वर्ष की आयु में, इस बात को आप नोट करके लिखेंगे, मात्र 11 वर्ष की आयु में तलवार पकड़ने वाला पहला शासक। जी हाँ, अब कोई तो बात रही होगी कि जो इतनी छोटी सी उम्र में बच्चा इन्होंने तलवार पकड़ ली और युद्ध के लिए मैदान में उतर गए। जी हाँ, इनके जीवन में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। क्या कि दोस्तों इनके जो पिता थे उमर शेख मिर्जा, समरकंद से, दोस्तों याद रखेंगे एक अलग ही नाता था इनका, और वहाँ से इनको भगा दिया गया था, है ना, गद्दार का नाम देकर। और याद रखेंगे इन्होंने अपने पिता की बेइज्जती का बदला लेने के लिए सबसे पहले लड़ाई कहाँ पर की थी, याद रखेंगे, समरकंद में, और उसको जीते भी थे। मात्र एक छोटी सी उम्र में इन्होंने इस लड़ाई को जीता था। और याद रखेंगे 11 वर्ष की उम्र में इन्होंने तलवारबाजी स्टार्ट कर दी थी बच्चा। चलें जरा इससे आगे की अगर बात करूं दोस्तों, तो याद रखेंगे बाबर का भारत पर पहला आक्रमण कौन सी जाति के ऊपर हुआ था, याद रखेंगे आप, यूसुफजई। जैसे भील जाति होती है ऐसे यूसुफजई जाति, ये वही लोग हैं जिन्होंने ये काम किया था पिताजी के साथ। तो पहली बार लड़ाई इन्हीं से की थी, जहाँ से इनका नाम सुर्खियों में आने लगा था कि छोटे से बालक ने युद्ध हासिल की। ठीक है बच्चा, अब देखेंगे आगे की अगर मैं बात करूँ, ये कब की बात है ये भी आप याद रखेंगे, 1518 से 1519 के बीच की बात है। समझ में आ गई बात। चलें जरा इससे आगे की अगर मैं बात करूँ, इसके बाद दोस्तों बाबर हिंदुस्तान की ओर को बढ़ने लगा और सबसे पहले उन्होंने लाहौर पर विजय प्राप्त की। कहाँ पर विजय प्राप्त की? लाहौर पर अपनी विजय प्राप्त की, जहाँ पर इनके चचा जान राज किया करते थे। लेकिन चचा जान के मृत्यु के बाद वो जगह खाली पड़ गई। दोस्तों याद रखेंगे वो जगह क्या पड़ गई? खाली पड़ गई। और यहाँ से याद रखेंगे, यहाँ जब ये जगह खाली पड़ गई, ये कहाँ थे? ये यहाँ थे उज्बेकिस्तान में। और धीरे धीरे इनकी निगाह कहाँ पड़ी कि यहाँ पर इनके चचा जान राज किया करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर कोई और राज करने लगा। तो इन्होंने की तुरंत नज़र पहुँची कि नहीं, ये तो हमारा इलाका है भैया, और यहाँ हम टिकने नहीं देंगे आपको। तो बाबर आ जाते हैं कहाँ? इस एरिए में, सिंध के एरिए में। और बाबर यहाँ पर भी क्या कर जाते हैं? विजय प्राप्त कर जाते हैं। और इसके बाद इनकी नज़र पड़ती है बेटा सीधा सोने की चिड़िया पर। किस पर पड़ती है? सोने की चिड़िया पर। और यहाँ से प्रवेश हो जाता है बाबर का भारत के अंदर, और 1524 में विजय हासिल कर लेते हैं। कहाँ पर? लाहौर के ऊपर। इस बात को आप याद रखेंगे, फिर दोबारा ध्यान देंगे। जन्म हुआ था 1483 में, याद रखेंगे बच्चा। और याद रखेंगे 1497 में पहली लड़ाई समरकंद जीता। किनके ऊपर युद्ध किया था पहली बार? अगर भारत की बात करें तो यूसुफजई जाति पर युद्ध किया था 1518 से 1519 के बीच, और लाहौर को विजय प्राप्त की थी 1524 में। इस बात को आप याद रखेंगे, ये पूछ लिया जाता है कि बाबर ने लाहौर पर विजय प्राप्त कब की थी? तो 1524 में प्राप्त की थी। दोस्तों याद रखेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि बाबर ने 4 युद्ध किए अपने जीवन में। युद्ध से पहले पुत्रों की बात कर लेते हैं बच्चा। कितने पुत्र थे बाबर के? जल्दी से बताएं जरा। 4 पुत्र थे। हुमायूं, याद रखेंगे कौन कौन से थे? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदौल। सीधी सी बात है, राजा कौन बनना था हुमायूं के बाद? सुल्तान कौन बनना था बच्चा? हुमायूं ही बनना था, और हुमायूं ही बना। लेकिन इन्होंने, बाबर ने एक समस्या पैदा कर दी। क्या? बाबर का यहाँ पर पितृभक्ति जाग गई, और जब अंतिम समय में बाबर थे अपने, तो उन्होंने इन 4 को ही हिंदुस्तान के अलग अलग बराबर बराबर हिस्से बांट दिए। इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि जो राजा बनाया गया था हुमायूं, इसके पास कोई खास अधिकार नहीं था। आप समझ रहे हैं मेरी बात को?
बाबर ने क्या किया अपने अंतिम समय में कि हिंदुस्तान के बराबर बराबर 4 हिस्से कर दिए और चारों में बराबर बराबर बांट दिए, लेकिन ये बता दिया कि भैया राजा की गद्दी पर जो बैठेगा, गद्दी पर कौन कंट्रोल करेगा? हुमायूं करेगा बच्चा। अब आप जानते हैं प्राचीन समय में, पहले के काल में क्या होता था? मामा मामा नहीं रहता था, चाचा चाचा नहीं रहता था, फूफा फूफा नहीं रहता था, सबको बस एक चीज दिखाई देती थी जिसका नाम क्या था बच्चा? गद्दी था। और उसके लिए दोस्तों बाप ने बेटे को, बेटे ने बाप को, चाचा ने भाई को, भाई ने ताऊ को मौत के घाट उतारा है। ऐसा हम अब तक पढ़ते आए हैं और आगे भी पढ़ेंगे, है ना दोस्तों? बात समझ में आ रही है आपको? इतनी बात क्लियर हो रही है? तो याद रखेंगे जब इन चारों को बराबर बराबर शक्तियां प्रदान कर दी गई, हुमायूं के पास कोई खास शक्तियां नहीं दी गई, सभी के पास बराबर पावर थी, तो दोस्तों ये आपस में लड़ते रहे। लेकिन हुमायूं को बचपन में ही बड़ा बेटा होने के नाते ये सिखाया गया था, बच्चा हुमायूं कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी अपने भाइयों से लड़ाई नहीं करेंगे। आपके भाई आप पर कितना ही जुल्म करें, लेकिन आप अपने भाइयों पर कोई लड़ाई, कोई विद्रोह नहीं करेंगे। और यही कारण था कि हुमायूं जिंदगी भर अपने भाइयों की लड़ाइयों से बचता रहा, लेकिन भाई नहीं कसाई थे, है ना दोस्तों? तीनों भाई हुमायूं से बार बार आकर लड़ते रहे। देखो अपने जीवन काल में हुमायूं ने बहुत कुछ चीज़ सीखी। अभी फिलहाल हम बाबर के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन इनके बारे में केवल इतनी बात मैंने आपको बताई। बार बार लड़ते रहे, लेकिन हुमायूं ने, उनके पिताजी ने जो उनको शिक्षा दी थी कि अपने भाइयों को अपना बच्चा समझकर पालना है, जिंदगी भर हुमायूं ने इस बात को अपने पल्लू बांध के रखा और कभी अपने भाइयों से नहीं लड़े, भाई भले लड़ने आ गए हों। समझ में आ गई बात? तो 4 भाई 4 बेटे किसके थे? बाबर के थे। अब आगे की बात करते हैं बच्चे, इससे आगे। अब बाबर ने अपने जीवन में, याद रखेंगे आप, 4 प्रमुख लड़ाई की इन 4 सालों में। और सबसे स्पेशल बात, चारों लड़ाई को जीता बाबर ने। समझ में आ रही है बात? कैसे कैसे जीता देखें जरा। सबसे पहली बात अगर हम बात करें, पहले युद्ध की बात करें बच्चा, पानीपत यानी हरियाणा, पानीपत का प्रथम युद्ध। याद रखेंगे आप, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया बच्चा? 1526 में। जी हाँ, पहले ही शासनकाल के पहले ही काल में इन्होंने लड़ाई, अपनी जंग छेड़ दी थी, है ना? 1526 में ये युद्ध लड़ा गया। और याद रखेंगे दोस्तों किस किस के बीच लड़ा गया था? एक तरफ थे इब्राहिम लोदी, जी हाँ, लगे हुए थे भी लड़ाई में, काश चमत्कार हो जाए और फिर दोबारा गद्दी पर आ जाऊं, ऐसा ये संदेश लेकर के आए थे। लेकिन यहाँ कौन बैठा था? बाबर, जिसके दिमाग की रणनीतियाँ दूर दूर तक जानी जाती थी। तो याद रखेंगे इब्राहिम लोदी की जो लड़ाई हुई दोस्तों बाबर के साथ हुई, और बाबर ने साथ में किस किस को रखा? दौलत खां लोदी और साथ में आलम खां। बात याद रखेंगे दोस्तों, समझ में आ रही है बात? दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी को अपने साथ में रखा। वो बात अलग है कि बाद में इन दोनों में भी खटपट हो गई, उसको भी अभी बात करेंगे। फिलहाल यहाँ ध्यान देंगे, ये तीनों एक टीम में थे बच्चा, और ये अकेला था, तो इसका हारना निश्चित था और बाबर की जीत हासिल हुई, ये जीत गए। इस युद्ध में, ये युद्ध प्रसिद्ध क्यों हुआ दोस्तों? याद रखेंगे, अगर मैं बात करूं, ये युद्ध बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि राजा के गद्दी पर बैठती पहला युद्ध था, है ना, इसलिए हुआ। और दूसरी बात क्या बताई गई? इस युद्ध में बाबर ने तुगलनुमा नीति का प्रयोग किया। अब ये तुगलनुमा नीति क्या थी? देखो बच्चा, याद रखेंगे, जब ये युद्ध लड़ने गए तो इब्राहिम लोदी के जितने भी सिपाही थे, जितनी भी जनता थी, याद रखेंगे आप, सब किसको लेकर के आए थे?
जो घोड़े और दोस्तों याद रखेंगे आप तलवारबाजी लेकर के आए थे, भाला लेकर के आए थे, लेकिन बाबर ने एक अपना ऐसा सिक्का चलाया, क्या चलाया, वहाँ पर लोग तलवार लेकर लड़ रहे थे और बाबर ने तुरंत सुर्री लगाई और तुरंत से बूम ब्लास्ट कर दिया। समझ में आ रही है बात। जिस रणनीति को इब्राहिम लोदी बहुत ही कम समय में घुटने टेक गया, है ना दोस्तों। और इन दोनों की तो जरूरत भी नहीं पड़ी थी, लेकिन बाबर ने अपनी ही नीतियों से क्या किया था, सब कुछ सर्वनाश कर दिया था। अपने सामने एक एक के घुटने टेक दिए थे। और याद रखेंगे ये नीति चारों युद्धों में अपनाई गई, जिसका तोड़ कहीं नहीं मिल पाया। अब इस नीति में याद रखेंगे जो तोपों का संचालन था, किनके पास था बच्चा, याद रखेंगे उस्ताद कुली खां, उस्ताद कुली खां, है ना, इसको लिख लेंगे आप। उस्ताद कुली खां के पास क्या था, तोपों का संचालन था, यानी कंपार्टमेंट जो था, डिपार्टमेंट जो था तोपों का, वो किसके पास में था, उस्ताद कुली खां, है ना। और अगर हम बात करें बंदूक का संचालन, अगर हम बंदूक के डिपार्टमेंट की बात करें तो इस पर कंट्रोल किसका था, मुस्तफा का। याद रहेगी बात, फिर दोबारा ध्यान देंगे आप। देखो तोपों के बारे में जो जानकारी रखते थे ना, किस तरीके से एडजस्ट करनी है, सामने वाले को ना दिखाई दे, है ना, किस तरीके से सजा के रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मारे जाएं, इस तरीके की जो चालबाजी थी वो किसके हाथ में थी, उस्ताद कुली खां इनमें परफेक्ट थे, है ना। तो तोपों का संचालन इन्हें दिया गया और बंदूकों का डिपार्टमेंट किसको दिया गया, मुस्तफ़ा को दिया गया। समझ में आ गई बात दोस्तों। तो ये था आपका पानीपत हरियाणा का प्रथम युद्ध। आगे की बात करें दोस्तों, दूसरा आ जाता है आपका नंबर 2, खानवा का युद्ध, जो रिलेट करता है राजस्थान से, और 1527 में ये लड़ा गया दोस्तों। इसके बाद इनमें आपस में क्या हो गया, बैर हो गया। क्या हो गया, बैर हो गया। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये चाहता था कि मुझको भी कुछ मिले जीत के बाद, जबकि बाबर ने इसको क्या दिखा दिया था, ठेंगा दिखा दिया था कि आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, अपना रोटी पानी चलाते रहिए। लेकिन दौलत खां लोधी कोई मंजूर नहीं था, और तभी तुरंत ये क्या हो गए, यहाँ से भाग गए और भागते हुए पहुंचे राजस्थान। और राजस्थान में किसके पास पहुंचे, याद रखेंगे आप, जी हाँ, राणा सांगा, एक अलग ही प्रतिभा के व्यक्ति, 8.5 फुट की लंबाई, याद रखेंगे आप, राणा सांगा, बिल्कुल कॉपी थे महाराणा प्रताप की, याद रखेंगे। तो राणा सांगा के पास पहुंच गए दोस्तों, कौन, दौलत खां लोधी। देखो जैसा पहले जयचंद ने किया था, याद आ रही है आपको बात, जयचंद ने जैसा क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या किया था, धोखेबाजी की थी, है ना। ऐसे ही यहाँ पर दौलत खां लोधी के साथ हुआ। पहले ये बाबर को लेके आया था, लेकिन अब बाबर के खिलाफ ही हो गया। तो दोस्तों ऐसी ये तालमेल इनकी चलती रहेगी। जब भी आप मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे या भारत पढ़ेंगे, आप हिस्ट्री कोई भी उठा ले, वहाँ पर आपस में बैर चलता रहेगा। कोई किसी का खून का रिश्तेदार नहीं है, सब एक दूसरे के खून के प्यासे आपको मिलेंगे। और इनकी लड़ाई होगी किसके साथ दोस्तों, बाबर के साथ। लेकिन दोस्तों क्या टिकने वाला था, नहीं टिकने वाला था। यहाँ पर भी कौन जीत गया, बाबर जीत गया, है ना दोस्तों। बात समझ में आ गई। और यहाँ पर बाबर को क्या मिला था, एक जिहादी नारा दिया था, जिसकी वजह से इनको गाजी की उपाधि मिली। और गाजी आप जानते हैं, खून का प्यासा। गाजी किसको उपाधि जाती थी, जो खून का प्यासा हो जाता था, पागलों की तरह लड़ता था। कौन है सामने कुछ नहीं पता, तलवार बजाने से मतलब है, धड़ को अलग करना इसका काम था। ऐसे को उपाधि दी जाती थी, किसकी बच्चा, गाजी की। और ये उपाधि दी गई किसको, बाबर को दी गई। ये को दोस्तों याद रखेंगे, ये युद्ध बड़ा मुश्किल रहा बाबर के लिए। जो खानवा का युद्ध था वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि इस युद्ध में याद रखेंगे 95% युद्ध हार चुका था बाबर। पूरी की पूरी सेना को तहस नहस कर दिया था,
हमारे राणा सांगा ने, क्योंकि इनकी प्रतिभा भी प्रमुख थी, रणनीतियां बहुत गजब की थी जो फेल करती जा रही थी बाबर को। लेकिन तभी बाबर ने क्या किया दोस्तों, अपने मरे हुए, अर्ध मरे हुए लोगों में, ऐसा लिखा हुआ है, जो लोग आधे मर चुके थे उनके अंदर फिर दोबारा से एक नवीन ऊर्जा जागृत की अपने एक नारे के द्वारा। और जो नारा क्या था, जिहादी नारा। उठो, खड़े हो और धड़ से अलग कर दो। ये बात उस सेना के, ऐसा समझो आपकी खून में मिल गई। और सारी की सारी सेना जो लेटी पड़ी हुई थी, अर्धमरे हुए लोग, एक पैर नहीं है, एक पैर है, एक हाथ नहीं है, एक हाथ है, तलवार उठे और बस चढ़ाई कर दी। कहां पर, रणसिंगा की सेना पर। और यही कारण हुआ कि बाबर को क्या मिली, जीत मिली, और रणसिंगा इस युद्ध में हार गए। बच्चा समझ में आ गई बात। इस युद्ध के बाद बाबर की जो, याद रखेंगे आप, इज्जत थी, प्रभुत्वता थी, उसमें 4 चांद लग गए खानवा के युद्ध के बाद। और इसके बाद नाम याद रखेंगे आप, इसके बाद याद युद्ध आता है नंबर 3, चंदेरी का युद्ध। और इस युद्ध की अगर बात करें तो 1528 में युद्ध लड़ा गया। बात समझ में आ रही है बच्चा। और यहां पर याद रखेंगे आप, किस किस के बीच में लड़ा गया, बाबर और मेदिनी राय। इसको मैं लिख देता हूं दोबारा ऊपर, मेदिनी राय के बीच लड़ा गया और यहां पर भी बाबर विजयी हुआ। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चा, क्लियर हो गई बात। कौन कौन से बताए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, और चौथा मिलेगा हमको दोस्तों, कौन मिलेगा, घाघरा का युद्ध। याद रखेंगे आप। और कब हुआ ये, 1529, बाबर के और शेर शाह सूरी, ये इन्हीं के सैनिक थे बच्चा, याद रखेंगे। शेर शाह जो थे वो कर्मचारी थे किसके, बाबर के। लेकिन याद रखेंगे, शेर होता है, देखो किसी किसी कर्मचारी में होता है ना कि मैं भी उस जो अधिकारी बैठा है सामने उसकी गद्दी पर बैठूं, मैं भी कभी एसी की हवा खाऊं, है ना। बिल्कुल ऐसी ही बात पनपती थी शेर शाह के मन में, जिसको भाप लिया था बाबर ने बहुत पहले ही। लेकिन जब तक कोई प्रमाण नहीं मिला बाबर ने कुछ नहीं कहा। लेकिन एक समय ऐसा आया 1529 में, जब ये इन्हीं के खिलाफ खड़ा हो गया और घाघरा का युद्ध लड़ने लगा। और साथ में किस किस को लेकर के आया, याद रखेंगे, महमूद लोदी और नुसरत जहां। और घाघरा दोस्तों ये याद रखेंगे, ये कहां पर है, बनारस के नदी के किनारे। और नदी के किनारे होने के कारण याद रखेंगे, यह युद्ध याद रखेंगे आप, जल और थल दोनों पर लड़ा गया। याद रखेंगे उस समय पहला ऐसा युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया। जमीन पर भी लड़ा गया भैया और पानी में भी लड़ा गया। क्यों, क्योंकि पास में कौन थी, बनारस था, गंगा का घाट था, है ना बच्चा। और घाट के समीप जब लड़ाई होगी तो युद्ध लड़ते हुए पता तो चलेगा नहीं पानी में पहुंच गए या थल पर आ गए। तो याद रखेंगे इस युद्ध में कौन विजयी हुआ, बाबर ही विजय हुआ भैया। कौन विजय हुआ, बाबर विजयी हुआ। और ये सभी दोस्तों कौन थे, हार गए। इतनी बात समझ में आ रही है। इससे आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये युद्ध थे बाबर के प्रमुख, जहां से आपके सवाल बनेंगे। फिर दोबारा बता देता हूं, 1526 पानीपत का युद्ध, इब्राहिम लोदी बनाम किसके था, बाबर के। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर वर्सेस राणा सांगा। ये मेन नाम है, ये भी याद नहीं रहेंगे बाद वाले तो कोई बात नहीं, मेन नाम आप याद रख सकते हैं। बाबर तो रहेगा चारों युद्ध में। बाबर और इब्राहिम लोदी 1526 प्रथम युद्ध पानीपत का, खानवा का युद्ध 1527, राणा सांगा किसके साथ में, बाबर के साथ में। और याद रखेंगे 1528 चंदेरी का युद्ध, बाबर का किसके साथ में दोस्तों, याद रखेंगे मेदिनी राय। चारों में विजय बाबर हुए थे। 1529 में घाघरा का युद्ध, बाबर और शेर शाह के साथ में, और विजय कौन हुआ, बाबर।
चलो इससे आगे की अगर कुछ बात देखें हम बाबर के बारे में तो याद रखेंगे आप, चलिए जरा, बाबर की एक आत्मकथा थी, जिसका नाम था बाबरनामा। क्या नाम था बच्चा? बाबरनामा। और याद रखेंगे ये चंगताई तुर्क भाषा में लिखी गई थी, क्योंकि ये भाषा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी उस समय, क्योंकि तुर्की से ही ये सभी इनका आगमन हुआ था। तो याद रखेंगे आधे से ज़्यादा चीज़ें तुर्क भाषा में ही की गई हैं। और याद रखेंगे बच्चा, आत्मकथा लिखने वाला यह आत्मकथा लिखने वाला कौन था? प्रथम शासक था। इस बात को आप अच्छे से ध्यान करके रखेंगे। बाबरनामा आत्मकथा थी बाबर की, जो तुर्क भाषा में लिखी गई थी। चलिए जरा, और याद रखेंगे इन्होंने अपनी आत्मकथा में एक स्पेशल बात कही है। क्या इन्होंने अपनी आत्मकथा में एक बात लिखी है? क्या इन्होंने अपनी आत्मकथा में, देखो, इन्होंने अपने जीवन काल में कृष्णदेवराय, जो कहाँ के राजा थे? विजयनगर के, कृष्णदेवराय को सबसे शक्तिशाली शासक बताया। दोस्तों याद रखेंगे, कृष्णदेवराय कौन है? ये वही कृष्णदेवराय हैं जिनका दरबारी कौन था? तेनालीरामा। आपने सुना होगा तेनालीरामा, बहुत ही अत्यधिक चतुर। जैसे अकबर के काल में बीरबल था, ऐसे ही कृष्णदेवराय के कौन थे दरबारी? याद रखेंगे आप, तेनालीरामा। कोई भी काम करना है इनसे पूछ के करेंगे। समझ में आ गई बात बच्चा? क्लियर है इतनी बात? चलें जरा इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो बाबर का मकबरा की अगर हम बात करें बच्चा, हैप्पी बर्थडे जब इनका हो गया तो बाबर का मकबरा, जी हाँ, हैप्पी बर्थडे होने के बाद बाबर का जो मकबरा बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था? आरामबाग, आगरा में। कहाँ पर बनाया गया? आरामबाग, आगरा में बनाया गया। और बाद में ये कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया? काबुल में। अफगानिस्तान, ये तो आप लोग जानते ही हैं। समझ में आ गई बात बच्चा? तो बाबर का मकबरा कहाँ पर बनाया गया? अब फिलहाल कहाँ पर है? काबुल में, अफगानिस्तान में है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलें जल्दी जरा, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताएं जरा। आपको समझ में आ रही है बात? चलें बच्चा, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। चलें जरा इससे आगे की अगर हम बात करें, देखो जरा, अब अगर हम बात करेंगे बच्चा, ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गई बात? चलें जरा इससे आगे की अगर मैं बात करूं बच्चा तो याद रखेंगे आप, अब बात आएगी बाबर के सुपुत्र हुमायूं की बात समझ में आ रही है? ठीक है बच्चा, अब देखेंगे। चलें आज केवल इतना ही रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों बाबर के सुपुत्र हुमायूं के बारे में, जिनका जीवन बहुत ज़्यादा लड़खड़ाता हुआ व्यतीत हुआ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।